एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न ले रहे हैं, हम ले रहे हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है कोई पुलिस अधिकारी, बी कोई लोक सेवक, सी कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक आत्मा से अभिभूत कोई नागरिक। तो उक्त में से कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो इस अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, लोक सेवक भी हो सकता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, एक पंजीकृत कोई एनजीओ वगैरह हो सकता है, चाइल्ड लाइन वगैरह, तो ये सब हो सकते हैं। तो इसमें से इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष के, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है, 15 वर्ष आयु तक के बालक तथा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके स्थान पर होना चाहिए, मतलब उनके माता पिता या किसी परिजन के उपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है। तो उन्हें कहा गया है विधि संघर्षित किशोर। ठीक है, इसका आंसर है विधि संघर्षित किशोर। ठीक है, उन्हें विधि संघर्षित किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है। तो इसका जो आंसर है किस प्रस्ताव का परिणाम है, तो इसका आंसर है डी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव से। ठीक है, इसका आंसर है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रस्ताव का परिणाम है, जिसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की थी। तो इसको अनुमति प्रदान की गई है 19 जून 2012 को। ठीक है, राष्ट्रपति से अनुमति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा। तो ये माना जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 11(3) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहला है लैंगिक हमला रोकने हेतु, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु, यह है बालकों का अपराधी बनने से रोकने हेतु, लैंगिक हमले के शिकार बालकों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय गठन करने हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी बालकों का अपराधी बनने से रोकने का इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएंगे। तो क्या क्या नहीं आएंगे इसमें ए, किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों प्रवेशन के साथ या बिना करना, किसी बालक का शोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं होगा इसका। तो लैंगिक परितोषण का जो है वो धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है इस अधिनियम की। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रति दर्शन करना, किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करना,
किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ? ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 को, 30 जनवरी 2015 को, 31 दिसंबर 2015 को, 1 मार्च 2015 को। तो ये हुआ था 31 दिसंबर 2015 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू होता किन मामलों में? ठीक है, किन मामलों में लागू होता? तो किशोरों के विरोध अभियोजन में, किशोरों के किसी भी शास्ति या कारावास की दंड से संबंधित मामलों में, किशोरों के साथ विधिक संघर्ष में। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी मामलों में ये लागू होता। इसकी धारा 1(4) के अनुसार इस अधिनियम के उपबंध देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है, किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सही है। संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु, ये भी सही है। न्याय निर्णय एवं शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो इसका जो सही आंसर है 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं। दत्तक ग्रहण परिभाषित है। तो दत्तक ग्रहण जो परिभाषित है वो किसमें है? धारा 2(1) में, धारा 2(2) में, धारा 2(3) में, धारा 2(4) में। तो ये जो परिभाषित है वो धारा 2(2) में परिभाषित है इस अधिनियम की। ठीक है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(2) में दत्तक ग्रहण परिभाषित है। आगे बढ़ते हैं। भीख मांगना परिभाषित है। तो भीख मांगना परिभाषित है जो धारा 2(8) के अंतर्गत भीख मांगना परिभाषित है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो, विचारण के दरमियान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्रवाई, तो उसके जो मामले की कार्रवाई होगी वो किस तरीके से होगी? ठीक है, तो उसके मामलों की कार्रवाई वयस्कों की भांति चलेगी, अभी भी किशोरों की भांति चलेगी। कार्रवाई पहले किशोर अधिनियम के अंतर्गत, बाद में सीआरपीसी के अधिनियम से, सीआरपीसी के धारा 8 के अंतर्गत। तो इसकी जो कार्रवाई होगी अभी भी किशोरों के भांति ही चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? तो बाल कल्याण का समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी। सीआरपीसी के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि इसमें सभी होंगे, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? तो इसमें इसका आंसर देते हैं डायरेक्ट, ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हैं वो विशेष गृह में रखे जाते हैं। इस अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थे कुछ महत्वपूर्ण। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।